हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को अपने आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 की चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बारे में हम लोग चर्चा किए थे और एक एक क्वेश्चन भी इस पे हम लोग सोल्व किए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या पता करते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? दी गई कथन को हम लोग प्रूव करते हैं या सिद्ध करते हैं। यही चीज थी ना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या था? तो ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसके लिए ऐसा यूक्लिड साहब कहे थे कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर दिया रहेगा तो उसके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होगी। वह किस रूप में विद्यमान होगा? तो वो कोसेंट अर्थात भागफल और रिमाइंडर के रूप में विद्यमान होगा। तो इसी को किताबी भाषा में यूक्लिड साहब क्या लिखे थे कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी दिए रहेंगे तो उसके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर क्या होगा? हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। अर्थात रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में नहीं आ सकता है। और एक कंडीशन क्या था कि हमेशा जो होगा यार वो बी से छोटा होगा। अर्थात रिमाइंडर हमेशा कोसेंट अर्थात भाजक से, सॉरी कोसेंट नहीं, डिवाइजर से क्या होगी? छोटी होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो आप देखिए उदाहरण नंबर 3 में प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है, जहां आपको दर्शाने के लिए कहा जाए, दिखाने के लिए कहा जाए या साफ साफ लिख दिया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके इन चीजों को दर्शाइए। तो हम किसका उपयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे किससे? सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, जहां आर जो है वो या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? हमेशा बी से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा। तो कहता है क्या चीज की दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक 4q+1 और 4q+3। अब बताओ कि यहाँ हम बी कितना मानेंगे? क्या बताए थे? जो क्यू का गुणांक में होगा अर्थात जो गुणांक में दिख रहा होगा, कोफिशिएंट में जो होगा उसी को हम बी मानते हैं, मानने के लिए बोले थे। वहां कल जब हम प्रूफ कर रहे थे उदाहरण नंबर 2, तो वहां गुणांक में 2 था, इसलिए हम बी को कितना माने थे? 2 माने थे। तो यहाँ हम कितना मानेंगे? माना माना बी बराबर 4। कितना मानेंगे? 4 मानेंगे। यदि बेटा बी बराबर हम लोग 4 मान लिए हैं, बी बराबर हमने 4 मान लिया है, तो बता आर की कंडीशन क्या क्या हो सकती है? कभी भी आर 4 नहीं आ सकता। आर हो सकता है कि 0 आ जाए, हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है कि 3 आ जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 4 होगा? नहीं, रिमाइंडर 4 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती है रिमाइंडर, कभी भी भाजक से रिमाइंडर बड़ी नहीं होगी। तो जब हम इस इक्वेशन में b बराबर 4 पुट करेंगे तो a बराबर हमको क्या निकल के आएगा? तो a बराबर 4q+r निकल के आएगा। r निकल के आएगा नहीं? तो अब मेरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो अब यदि हम r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमें क्या मिलेगा ये देखेंगे। जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमें क्या मिलेगा ये देखेंगे। जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा? जब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा? यही चीज को तो दिखाना है कि a बराबर मिलता क्या है। तो आइए पहले कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या प्राप्त होगा बेटा? 4q
प्लस आर बराबर 0 लेंगे, अर्थात ए बराबर कितना मिला हमको, 4q मिला। अब चूंकि 4q किस रूप का दिख रहा है, 2n का रूप का हो रहा है, और तो लिख देंगे चूंकि 4q 2n का रूप का दिख रहा है, इसका मतलब यह सम हो गया। तो चूंकि 4q 2 से विभाजित है, क्या है, 2 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए इसलिए हटा दो, 4q 2 से विभाजित है, अतः यह कैसा पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है, अतः यह समधनात्मक पूर्णांक है, अतः यह समधनात्मक पूर्णांक है, या होगा, समधनात्मक पूर्णांक होगा। अब कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं कि यदि r बराबर 1 होगा तो दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, यदि r बराबर 1 हो तो 1 हो तो क्या ए बराबर मिलेगा हमको, तो ए बराबर मिलेगा 4q और प्लस में r के स्थान पर 1 रखेंगे। अब बताओ 4q प्लस 1 क्या 2 से विभाजित है, बेटा 2 से केवल यह टर्म विभाजित है, लेकिन पूरा टर्म का बात कर रहे हैं, तो 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है। यदि 2 से विभाजित नहीं है तो यह क्या होगा, विषम होगा, क्योंकि इसमें दो ही चीज हो ही सकता है, या तो सम होगा या विषम होगा, कि क्वेश्चन में पहले ही लिख चुका है कि सम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक लिखा है, ऋणात्मक नहीं, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू की बात की जाएगी, तो आ तो सम धनात्मक होगा या विषम धनात्मक होगा। तो चूंकि लिख देंगे, चूंकि 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है, अतः 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 यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, होगा। अब बताइए, देखिए ये पूछा ना कि बताइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का हो सकता है, 4q प्लस 1 का रूप का हो सकता है, या किस रूप का हो सकता है, इस रूप का। तो एक रूप तो हमको दिख गया, अब देखते हैं अगला रूप मिलता है या नहीं। तो अब अगली कंडीशन पे जाएंगे, r बराबर अगली कंडीशन में क्या लेंगे, तो r बराबर इस कंडीशन में 2 लेंगे, r बराबर 2 हो तो क्या करेंगे, a बराबर हमें क्या मिलेगा, a बराबर 4q प्लस 2 मिलेगा। यहाँ थोड़ा समझिएगा कि यह भी 2 से विभाजित है और यह भी 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब पूरा टर्म 2 से विभाजित हो गया। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसे कर दीजिए, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, 4q प्लस 1 मिलेगा, इसका मतलब ये 2 गुणांक में आ गया। अब 2 गुणांक में आ गया, इसका मतलब ये 2 से पूरा पूरा विभाजित है, भागफल होने के बाद इतना तो हमें, सॉरी डिवाइड होने के बाद भागफल तो ये मिलेगा, लेकिन हर हाल में 2 से विभाजित हो गया, और चूंकि जब 2 से विभाजित हो गया इसलिए यह क्या होगा, समधनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि 4q प्लस 2 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः अतः 4q प्लस 2 समधनात्मक पूर्णांक होगा, समधनात्मक पूर्णांक होगा। अब एक कंडीशन और बचा है बेटा, एक कंडीशन को यहाँ लिखें, यहाँ दिख जाएगा ना, यहाँ दिख जाएगा, चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन में हम r बराबर क्या लेंगे बेटा, यदि r बराबर 3 हो तो 3 हो तो 3 हो तो ये बराबर क्या मिलेगा, 4q प्लस 3 मिलेगा। अब बताओ 4q प्लस 3 क्या 2 से विभाजित है, नहीं है, तो लिख देंगे क्योंकि 4q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, दिख रहा है यहाँ, हाँ 2 से विभाजित नहीं है, अतः 4q प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक हो, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, हो गया प्रूफ। अब साफ साफ हमको दिख रहा है, यही ने कहा कि क्या विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप का है और 4q प्लस 3 का रूप का है, तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं,
कि जो है विषम धनात्मक पूर्णांक वो 4q प्लस 3 का रूप का है या फिर 4q प्लस 1 के रूप का है। तो हो गया प्रूफ। क्या इस बात को समझ पाए? जब भी दर्शाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन परिमीका का उपयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन परिमीका क्या कहता है बेटा कि जब दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a और b दिए रहेंगे तो उसके लिए दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होगी जिसके लिए a बराबर bq प्लस r होगी। समझ रहे हो? जहाँ r क्या होगा, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा? b से छोटा होगा। ये b क्या है मेरा? भाजक है। क्या है? भाजक है, यानी कि डिवाइजर है। समझ रहे हो ना? तो r बराबर जो जो कंडीशन निकल के आया है उस कंडीशन को हम पुट किए। पहले मानेंगे हमेशा अगर इसकी गुणांक में 5 होती तो b बराबर हम लोग 5 लेते, तब 4 कंडीशन निकल के आ जाती। अगर 6 होती तो 5 कंडीशन निकल के। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। चलिए उदाहरण नंबर एक और है इसमें प्रश्नावली 1.1 में। उदाहरण नंबर 4 है काजू और बर्फी वाले क्वेश्चन। वो आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले क्वेश्चन है, उससे इससे पता करना है। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। आइए देखें, ये क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, भाषा है, इसको हम पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। उदाहरण नंबर 4 है इसी में, प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 जो है ना वह काजू की बर्फियां है, ठीक है, और 130 जो है ना वह बादाम की बर्फियां है। क्या है? बादाम की बर्फियां है। तो आगे क्या कहता है कि उसके पास 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां है। वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो, बर्फियों की संख्या समान रहे, तथा ये ढेरियां जो है, ये ढेरियां बर्फी की प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी एक थाली में जब रखे ना इसको तो कम से कम स्थान घेरे, कम से कम स्थान घेरे। तो कहता है इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाएगी। तो सीधा सीधा इसका क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। सीधा सीधा इसका क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। देखो कहता इतना जो हो गया 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। कहता एक थाली में हमको इसको सजाना है और कहता है कि इसकी न्यूनतम ढेरी होनी चाहिए, सॉरी न्यूनतम स्थान घेरनी चाहिए। अब न्यूनतम स्थान अर्थात कम स्थान घेरेगा, इसका मतलब एक ढेरी पर ढेर सारा बर्फी हम रख देंगे तभी ना न्यूनतम स्थान घेरेगा जी। अब हम कहेंगे एक बर्फी यहाँ रखते हैं, एक बर्फी यहाँ रख देते हैं, तो पूरे थाली में छितरा देंगे, तो पता चलेगा कि इसमें तो 130 वो बादामी के बर्फी, तो 130 जगह तुम रख दोगे नहीं। न्यूनतम स्थान घेरने का मतलब हो गया कि अधिकतम बर्फी रखा जाए, और जितना बर्फी का हम भाग रखेंगे ना, जितना एक एक स्तंभ में अर्थात एक ढेरी में जितनी बर्फी होगी उतना ही काजू की बर्फी, जितनी काजू की बर्फियां होगी उतनी बादाम की बर्फियां होगी। तो इसका मतलब साफ साफ हमसे क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है, क्योंकि HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का जो कॉमन में हाईएस्ट आएगा उस पार्ट को खींच लेंगे और रख देंगे कि यहाँ भी 10-10 का ढेरा लग जाएगा। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें केवल 10 कॉमन दिख रहा है, अर्थात 10-10 की ढेरी बना दिया जाएगा बर्फी की। एक बर्फी, दो बर्फी, तीन बर्फी, चार बर्फी, पांच बर्फी, सात बर्फी, आठ बर्फी, नौ बर्फी, 10 बर्फी। 10 बर्फी की एक ढेरी लग गई, फिर ऐसा ही बर्फी की ढेरी लग जाएगी, इसी पे ढेरी लग जाएगी। समझ रहे हो ना? अब इस बात को हम समझा दिए, अब लेकिन अब इसे बनाना है। अब बनाएंगे कैसे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये मैं पिछले क्लास में चर्चा कर चुकी हूँ, सॉरी कर चुका हूँ। समझ रहे हो ना? तो क्या करेंगे, 130 से किसको डिवाइड करेंगे बेटा? 420 को डिवाइड करेंगे, करेंगे या नहीं? अब डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करके देखो क्या आएगा, कितनी बार में लगेगा बताओ। अब तुम लोग को क्या बोले, एक अंक पीछे से छिपा लो, 13 तिये 39, 3 बार में जाएगा ना जी, ये 0 आ जाएगा, 13 तिये 39 आ जाएगा, 0 12 9 3 12, ये खत्म हो गया। अब जो हमारा रिमाइंडर आया उससे उससे पहले वाले, जो रिमाइंडर आया तो उससे पहले वाले भाजक को डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 चौके 12, 120। अभी कितना बचेगा, एक। अभी जो रिमाइंडर आया उससे उससे पहले वाले भाजक को भाग करेंगे, 30।
कितना बार में जाएगा? 3 त्रिक 10 त्रिक 30। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या बताएं? जो अंतिम भाजक होती है वही मेरा क्या होता है बेटा? HCF होती है। क्या होती है? तो HCF होती है। तो इसका चरण में लिखना चाहेंगे तो पहला चरण में क्या लिखेंगे? इसको लिख देना चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में लिखेंगे तो 420 बराबर क्या लिखी जाएगी? 420 बराबर 130 गुना में 3 और प्लस रिमाइंडर 30। दूसरा चरण में कौन है? 130। तो चरण नंबर सेकेंड में क्या लिखेंगे? 130 बराबर 30 गुना में 4 प्लस रिमाइंडर कितना? 10। चरण नंबर 3 में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 30 बराबर 10 गुना में 3 और प्लस में 0। और जब 0 रिमाइंडर आ जाए, जब 0 रिमाइंडर आ जाए तो जो अंतिम डिवाइजर होती है, जो अंतिम भाजक होता है वही मेरा HCF होता है। इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 की उदाहरण सभी की चर्चा कर दिए हैं। अब अगले एक्सरसाइज में हम लोग प्रश्नावली 1.1 की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें हम कर देंगे, बाकी आपको खुद से बनाना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।